गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या, मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था, हम लोगों ने इसके बारे में समझा था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल अप्रोच देखा था, वहाँ पे कुछ एनालिटिकल अप्रोच भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल भी वहाँ पे किए थे। डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन भी हम बनाए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। ठीक, वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन क्या होता है, अप्रोचिंग क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा आपका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या था और पोलर कोऑर्डिनेट क्या था। आने वाले क्वेश्चन में हम दोनों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, इंटरचेंज ऑफ कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन। ठीक, तो पोलर कोऑर्डिनेट को समझने से पहले कुछ यहाँ पे अप्रोचेज है, आखिर पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसा क्या चीज है जो कार्टेशियन से डिफरेंट है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पोलर में ऐसा क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे पोलर का ये है, इंटीग्रेशन को सोल्व करने का जो बेसिक डिफिनीशन होता है पोलर का, वो ये है। इसमें होता क्या है, आपको डबल सक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है। एक इंटीग्रल का लिमिट होता है आपको θ1 से θ2 और दूसरे इंटीग्रल का वैल्यू होता है आपका r1 थीटा से r2 थीटा। एक आपका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ r थीटा, और ये dr d थीटा होता है। तो ये जो था आपका नोटेशन क्या था, पोलर का नोटेशन था। अब ये कार्टेशियन से कैसे सिमिलर है वो हम आपको बता रहे हैं। तो किसी भी इक्वेशन का जो एंगल आपका होता है θ1 या फिर एंगल होता है आपका θ2, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो थीटा का वैल्यू है जो डिपेंड करता है, जो सॉरी r1 का वैल्यू है जो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ऊपर वाले लिमिट में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, r2 का वैल्यू है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, θ2 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जो हमारा थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो हमारा r का जो वैल्यू होता है लिमिट में वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। तो वहां भी कार्टेशियन में हम लोग कुछ ऐसे ही बात किए होते हैं क्या, कि मान लेते हैं ए बी, ये दोनों क्या था हमारा, कोई कांस्टेंट था, और ये मान लेते हैं सी डी क्या था हमारा, वेरिएबल लिमिट था। दो सक्सेसिव लिमिट है जिसमें हम एक कांस्टेंट का डिफाइन किए थे और एक वेरिएबल को डिफाइन किए थे। वहां पे हम वेरिएबल में ये भी देखे थे क्या, कि अगर वेरिएबल x में हो तो उसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगर वेरिएबल सबसे पहले y में हो तो उसको सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे θ1 θ2 आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट लिमिट होता है, जो r1 थीटा r2 थीटा होता है वो क्या होता है आपका, वेरिएबल लिमिट होता है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको जो थीटा होता है वो x का लिमिट होता है, x का लिमिट, यानी कि लिमिट ऑफ x क्या होता है, वो थीटा होता है। जो r होता है जो कि वेरिएबल है वो क्या हो सकता है, y का लिमिट। हम आगे इसको डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से, तोड़ के हर एक क्वेश्चन को दिखाएंगे कि यहाँ पे हम जो चीजें लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है और उसको कैसे क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। वहां भी हम लोगों ने देखा था क्या, कि एक हमारे पास फंक्शन था किसके रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन था। यहाँ पे भी आपको एक फंक्शन मिलेगा किसके रेस्पेक्ट में, r और थीटा के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये जो x है किससे रिलेट है, थीटा से रिलेट है, कहीं ना कहीं ये y किससे रिलेट है, वो r से रिलेट है। तो यहाँ पे भी आपको एक फंक्शन मिल रहा है x y का, यहाँ पे भी आपको एक फंक्शन मिल रहा है r थीटा का। तो ये जो फंक्शन है कार्टेशियन का पोलर में ट्रांसफॉर्मेशन और पोलर का कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे का क्या है, कन्वर्सन है। क्या है, एक दूसरे का कन्वर्सन है। यहाँ पे साथ ही साथ क्या हम देख रहे हैं, डी आर डी थीटा देख रहे हैं। वहां पे हम लोग क्या देखे थे, dx dy। तो जो dx dy है उसी के पोजीशन पे तो हम dr और d थीटा लिखे हैं। तो ओवरऑल ये हुआ हमारा कहने का मतलब कि जो वहाँ पे कार्टेशियन इंटीग्रल हम देखे थे उसको पोलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पोलर में दिया हो तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे इन इतने सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी चीजें जानकारी ली। साथ ही साथ जब कभी कार्टेशियन से पोलर में सोल्व करने का क्वेश्चन आपको आए तो उसके लिए क्या नोटेशन है, तो अगर इतना तो आपको पता होगा कि कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं और पोलर होता है r थीटा वाले प्लेन को बोलते हैं। इस प्लेन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जहां पे कार्टेशियन में x होगा तो पोलर में उसका वैल्यू कितना होता है, r cos थीटा। जहां पे कार्टेशियन में r होगा तो पोलर में उसका वैल्यू कितना होता है, r sin थीटा। dx dy कार्टेशियन जो है यहाँ पे जो दिखाए हैं इसका पोलर में कितना वैल्यू होता है, r dr
डी थीटा होता है, और जो कार्टेशियन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है उसका वैल्यू होता है आर स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आया है, तो इसको देखिए, एक्स का वैल्यू इतना है, वाई का वैल्यू इसका है, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, दोनों को जब जोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आर स्क्वायर आपका कॉमन होकर बाहर निकल के आएगा, तो ओवरऑल आपको यही वैल्यू निकल के आएगा। और dx dy बराबर होता है आर डी आर डी थीटा। तो इतना सारा चीज जो है आपको माइंड में रखना है, इसका हम यूज क्वेश्चन में करेंगे। अब देखिए आते हैं कहाँ, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले वाले लेक्चर में देखे थे, तो पोलर का ग्राफ क्या होता है, पोलर को ग्राफ क्या होता है यहाँ पे देखिए। तो ये आपका एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये हमारे पे वाई एक्सिस दिख रहा है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ओडी, अगर ये ओडी लाइन एक्स एक्सिस से पहले कितना एंगल बनाया है, थीटा 1, ठीक। अब हम इस लाइन को क्या किए, आगे बढ़ा के कहां तक कर दिए, ओ से सी के पास कर दिए, यानी कि इसी ग्राफ को हम उठा के, इसी प्लेन को उठा के हम रोटेट किए हैं। तो कहां से कहां तक हो जाएगा थीटा हमारा, पहले थीटा 1 था, अब कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन तो दोनों का होगा, और यहाँ पे रोटेशन हम किसका करते हैं, एक प्लेन का करते हैं। तो मान लेते हैं कि जब ये प्लेन, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है पहले यहाँ पे था, उस समय हमारा एंगल कुछ रहा होगा, इनिशियल एंगल कुछ रहा होगा, ये उस समय इसका ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व का भी वैल्यू कुछ रहा होगा। अब हम किए क्या है कि इसी कर्व को आगे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो कर्व दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, इस कर्व को मान लेते हैं कि हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये कहीं r3 थीटा हो जाएगा। फिर इसको कहीं आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा एक दूरबीन टाइप का शेप बनते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक दूरबीन टाइप का शेप बनता जाएगा। जितना इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आपका r3 का वैल्यू वेरिएबल हो जाएगा। तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो r का जो फंक्शन होता है यही आपको वेरिएबल होता है, और किस पे वैरी करता है, ये एंगल थीटा पे वैरी करता है। पहले इसका वैल्यू कितना था, r1 थीटा था, यानी कि लोअर लिमिट आपका r1 थीटा था, तो ये यहाँ तक ही था। अब जब लिमिट को बढ़ा के r2 थीटा किए तो ये बढ़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे। फिर लिमिट चेंज करेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि एक एंगल में भी वेरिएशन हो रहा है, और दूसरा ये प्लेन में भी वेरिएशन हो रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये जो सैडेड रीजन दिख रहा है, ये जो आपका सैडेड रीजन दिख रहा है, यही आपका वेरिएबल लिमिट है किसका, r का। तो ये पहले r1 थीटा पे था, अब ये कहां चला गया, r2 थीटा पे था। जब ये r1 थीटा पे था तो उस समय एंगल थीटा 1 था, जब ये r2 थीटा पे चला गया तो उस समय एंगल हमारा थीटा 2 चला गया। तो ये था आपका एक ग्राफिकल अप्रोच था, कैसे हम इसको समझें। और ये आपका एक फंक्शन होता है पोलर में, और ये उसका कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। और ये था इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट में बेसिकली आपको इसी चीज को याद रखना पड़ता है, क्या, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, dx dy बराबर r dr d थीटा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर थीटा। अब इन सारी चीजों को यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो उस सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या, इस लिमिट के बारे में ही बहुत अच्छे से जानकारी रखना पड़ेगा। अगर इस लिमिट के बारे में हम बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, चाहे वो कार्टेशियन में हो या पोलर में हो, उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है और उसको कार्टेशियन में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास लिख रखे हैं, ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इन कार्टेशियन फॉर्म एंड हेंस इवेल्युएट। आपको ये एक फंक्शन दे रखा है, डबल सक्सेसिव इंटीग्रल 0 to पाई 0 to a r क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी आर डी थीटा। और पूछ क्या रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इन कार्टेशियन फॉर्म, किसमें आपको निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि कार्टेशियन फॉर्म क्या था हमारा और पोलर फॉर्म क्या था। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में सिर्फ एक्स वाई का ही फंक्शन बन के आता है, पोलर फॉर्म में होता क्या है, आर और थीटा के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो हमको दे रखा है, क्या दिया है, एक आर और थीटा के बीच में ये फंक्शन का रिलेशन दिया है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि जो जिसको हम बोले थे एफ ऑफ आर थीटा, इसके जगह पे क्या कितना है, आर क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो है हमारा फंक्शन यहाँ पे। तो अब देखिए इसको करना क्या है, तो ये जो फंक्शन हमको दे रखा है किस में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये किस में दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमको कहता क्या है कि इस पोलर फॉर्म का जो क्वेश्चन है, ये सिंबल है, इसको किस में आपको चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं I इक्वल डबल सक्सेसिव इंटीग्रल 0 to पाई एंड 0 to a r क्यू साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा डी आर डी थीटा, इतना लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई एंड 0 to a आर साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर डी आर और डी थीटा। इसको हम इतना लिख सकते हैं। यहां तक तो आपको कोई समस्या आया नहीं होगा। बस हम किए क्या है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किए हैं। एक आर साइन थीटा के साथ इंक्लूड किए हैं, दूसरा आर कॉस थीटा के साथ इंक्लूड किया, और तीसरा जो आर है आर डी आर और डी थीटा के साथ इंक्लूड किए हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक नोटेशन निकल के आ गया। अब हम आते हैं किस पे, लिमिट पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए एक लिमिट जो हमको दिया हुआ है 0 से पाई दिया हुआ है। तो आप एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि अगर कोई एंगल में आपको लिमिट दिया हुआ तो लिमिट किसका होता है, वो थीटा का लिमिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 से पाई है वो लिमिट किसका है, थीटा का है। तो थीटा कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, थीटा आपको लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। एक तो लिमिट ये हो गया। दूसरा आपको लिमिट क्या दिया हुआ है, 0 से a, और ये जो 0 से a क्या है, यही तो आपका वेरिएबल होता है, क्योंकि लिमिट दो ही चीज का होता है। थीटा का लिमिट तो हमको रेडियन में दिख रहा है, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से, बट दूसरा लिमिट किसका होगा, वो r का होगा। और r हमारा क्या होता है, r ही तो हमारा वेरिएबल होता है। तो r का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, r का वैल्यू 0 से a के बीच में लाई कर रहा है। और ये जो r होता है हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक, यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए जो लिमिट दिया हुआ है हमको, इस लिमिट के इंफॉर्मेशन से हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, इस लिमिट के इंफॉर्मेशन से हम किसको ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू लिमिट द शेप ऑफ ग्राफ विल बी, कितना होगा, देखिए ये तो हम कर दिए क्या, ये आपको एक एक्स एक्सिस हो गया, ये आपको एक वाई एक्सिस हो गया। थीटा 0 से पाई के बीच में जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये 0 एक्सिस है, ये क्या है आपका पाई एक्सिस होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिमिट आया होगा आपको कुछ ऐसा आया होगा। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए कहीं ना कहीं ये जो लिमिट हमको दिया हुआ है 0 से पाई, वो थीटा क्या है, यहां से यहां तक ये है आपका 0 और ये है आपका पाई, इतना दिया हुआ है। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, 0 से a के बीच में हमको एक क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं 0 यहां रहा होगा, कहीं ना कहीं 0 यहां रहा होगा, और r का वैल्यू कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके का रीजन दिख रहा होगा। ठीक, ये जो आपको सैडेड एरिया दिख रहा है ये स्ट्रिप ही है पोलर फॉर्म में। किसके फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। और यही है आपका कितना, r बराबर a का वैल्यू है। कितना है, r बराबर a का वैल्यू है। r बराबर या लेस देन a का वैल्यू कितना है, यही है। और कहां से जा रहा है, ये 0 से जा रहा है। अब देखिए क्या है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, वो जो फिगर आपको इससे पहले हम दिखाए थे थोड़ा सा पोलर फॉर्म में, ये कुछ उसी से मिलता जुलता है कि नहीं। अगर हम ये जो सैडेड एरिया आपको जो दिख रहा है, जो हम स्ट्रिप जिसके बारे में बोल रहे हैं, किसके फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। अगर हम इसको उठा के यहाँ से इस एक्स एक्सिस पे ऐसे हम घुमा के ऐसे रख दें तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और इसी को यहाँ से करते 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 अगर आप घुमाते चले जाएं तो मैक्सिमम आर का वैल्यू कितना जाएगा, मैक्सिमम आर का वैल्यू ए चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आर का वैल्यू कहाँ, आर बराबर 0 से आर बराबर ए तक लाई कर रहा है। और ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व किसका है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दें तो ये आपको क्या दिखेगा, ये एक सर्कल का कर्व दिखेगा कि नहीं। और सर्कल का कर्व जब आपको दिखेगा तो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आपका सर्कल का इक्वेशन होता है कि नहीं, ये उसी का तो कर्व है। ये जो आपको कर्व दिख रहा है हाफ साइडेड पे दिख रहा है, ये किसका कर्व है, आपका सर्कल का ही कर्व है। और सर्कल का इक्वेशन हमारे पास कितना होता है, एक्स स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होता है। ये हमारा किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है, जहां पे ए का वैल्यू किसके बराबर है और ये ए होता क्या है आपका? यही तो है आपका रेडियस। क्या है आपका? रेडियस। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना निकलेगा? y बराबर प्लस माइनस में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि पहले आपको जो लिमिट दिया था वो पोलर फॉर्म में लिमिट दिया था। अब हम इस क्वेश्चन को किस में सोल्व करना है? हमको कार्टेशियन में सोल्व करना है। तो वो जो लिमिट पहले पोलर फॉर्म में था तो उस लिमिट को हमको इंटरचेंज करके सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हमको सोल्व करना है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले लिमिट हमको किस में दिया हुआ था? पोलर फॉर्म में दिया था। अब हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं। उस जो लिमिट हमको पहले पोलर फॉर्म में दिया था उसके अनुसार हम ये आइडेंटिफाई किए कि लिमिट कुछ इस तरीके का था। अब इस लिमिट के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ का फॉर्मेशन किए। ये है हमारा ग्राफ, 0 से पाई के बीच में यही होता है आपका पाई। आप थोड़ा पढ़े होंगे, ये आपका पाई होता है। तो ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक। अब देखिए क्या है, ये है आपका 0 और ये जो लाइन आपको यहां से यहां तक दिख रहा है इसका मैक्सिमम लेंथ कितना है? ए है। कितना है? ए है। और यही ए क्या है आपका? रेडियस है। अब ये ए यहां से उठ के यहां आ गया तो r बराबर ए ही होगा। ये यहां से उठ के यहां आ गया तो r बराबर ए ही होगा। ये यहां से उठ के घूम के अगर यहां भी आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? आपका ए ही होगा। तो बताइए ये जो एक्सिस आपको यहां पे दिख रहा है ये क्या है? ए है। सिमिलरली अगर यही एक्सिस अगर हम यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। तो अब देखिए हुआ क्या, आखिर इसको करने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ क्या? हुआ ये कि पहले जो आपका थीटा का लिमिट लोअर लिमिट 0 था और अपर लिमिट आपका पाई था। अब हुआ ये कि लोअर लिमिट आपका माइनस में ए हो गया और अपर लिमिट आपका ए हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये किस लिमिट पे बेस्ड है? ये आपको थीटा का ही लिमिट है और 0 से पाई है, जो कि ये पाई दिख रहा है। लेकिन जब ये पाई दिख रहा है तो ये यहां से यहां तक दूरी आपका क्या होता है? रेडियस होता है। ये जो शेप आपको ये बन के आया ये सर्कल का शेप है और सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए होता है, जहां पे सेंटर 0 0 और रेडियस आपका r बराबर ए है। तो ये r बराबर आपका ए है और इसी को हम क्या कर रहे हैं? पोलर में अगर घुमाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही तो कर्व आपको दिखेगा। जब आपको ये कर्व दिखेगा तो इसका मतलब यहां से यहां का दूरी जो कि आपको रेडियस के बराबर है वो उसका वैल्यू कितना है? ए है। जब ये ए है तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जितना हम एक्स एक्सिस प्लस में जाएंगे उतना ही हम एक्स एक्सिस माइनस में जाएंगे। तो ओवरऑल लिमिट हमारा यहां से यहां तक एक्स एक्सिस का जो अगर लिमिट के बारे में हम बात करें तो कितना हो जाएगा? माइनस में ए से प्लस ए के बीच में हमारा किसका लिमिट होगा? एक्स एक्सिस का लिमिट होगा। तो हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं माइनस में ए से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए किसका लिमिट है? एक्स एक्सिस का लिमिट है, ठीक। दूसरी बात, अगर हमारे पास तो लिमिट हमारे पास 0 से पाई ही है, क्योंकि पाई से अगर ज्यादा रहता तो सर्कल को हम और घुमाते हैं, क्योंकि सर्कल हमारा यहां से घूम के यहां पे आकर रुक गया। इसका मतलब ये रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन जो दिख रहा है आपको, इसी रीजन का हमको क्या निकालना है? एरिया निकाल देते हैं। तो देखिए क्या है, जब हम इसका एक्स एक्सिस का लिमिट फाइंड कर दिए इस थीटा को यूज करके, तो दूसरा लिमिट हम कौन सा निकालेंगे? वाई एक्सिस का लिमिट निकालेंगे। किसको यूज करके? इस आर को यूज करके। तो अब देखिए आर को यूज करके हम वाई एक्सिस का लिमिट कैसे निकालेंगे? तो वाई का वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकाल दिए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना निकल के आया। तो देखिए है क्या, यहाँ पे आप इसको देखिए, ये होता है प्लस वाई, ये होता है आपका माइनस वाई। लेकिन हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है यहां से तो यहां तक ही है, नीचे तो है नहीं। तो ये जो लिमिट हम देख रहे हैं ना माइनस में वाई प्लस माइनस, यानी कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएंगे, तो ये टोटल लिमिट काउंट होगा, ठीक। बट हमारे पास ग्राफ कितना है? हाफ ही है। तो हाफ है तो इसका मतलब निगेटिव वाला जो ग्राफ लिमिट है हमको वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वाई का वैल्यू हम निगेटिव में नहीं ले सकते। वाई का वैल्यू कितना लेंगे? पॉजिटिव में ही लेंगे। तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे तो वाई बराबर इतना तो हमको दिख गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितना लेंगे? तो इस एक्सिस पे जब देखिएगा तो ये होता है आपका y बराबर में 0। और दूसरा क्या है? ये जो कर्व है, ये कर्व किसका है? सर्कल का है। तो यहां से y का वैल्यू आपका कितना निकलेगा? y बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये अपर कर्व दिख गया, अपर लिमिट y का, और ये यहाँ पे लोअर लिमिट y का दिख गया। तो यहां से एक स्ट्रिप अगर हम दिखा दें आपको कुछ इस तरीके का, ये हम जो लिमिट लिए हैं, ये y का लिमिट लिए हैं कहां से कहां तक?
y बराबर 0 से y बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक। और किसका है, ये कर्व का ही ये लिमिट है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब तो ओवरऑल आपको सारी चीजें आसानी से दिख रही होंगी। पहले लिमिट आपका 0 से पाई था तो वो थीटा का था, और थीटा क्या होता है, वो एक्स का ही लिमिट होता है, ये हम आपको थोड़ी देर पहले बताए भी थे। दूसरी बात, जो आर होता है यही हमारा क्या होता है, वेरी करता है, वेरिएबल होता है क्वांटिटी। तो देखिए जब ये यहाँ पे था तो कुछ और होगा, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, घूम तो रहा है। तो ये घूम कहाँ पे घूमेगा, ये इसी कर्व पे तो घूमेगा, इसके बाहर तो जाएगा नहीं, और ना ही ये इसके पीछे आएगा। तो आर जो हमारा होता है वेरिएबल होता है, तो आर का वैल्यू, आर का जी लिमिट होता है, किसका लिमिट होता है, वाई का लिमिट होता है। तो वाई पर 0 से वाई बराबर इतना। तो दूसरा जो हमारे पास लिमिट निकल के आ गया 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ था, यहां से हम किए क्या, थोड़ा सा रीअरेंज किए हैं इसको, यहाँ पे रीअरेंज करके इसको इक्वेशन 1 लिखे। लिमिट को हम एनालाइज किए, एनालिसिस करने के बाद हम देखे क्या कि थीटा का लिमिट 0 से पाई जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, एक 0 से पाई का ग्राफ खींच दिए। जब 0 से पाई का ग्राफ खींचे हैं तो देख रहे हैं क्या, ये हाफ सर्कल का है, और सर्कल का इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, जहाँ पे ए हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक। तो वहां से y का वैल्यू हम निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। नेगेटिव इसीलिए नहीं होगा कि ये हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल के पॉजिटिव के बारे में ही लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ले लिए। अब देखिए जब ये y का जब पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, और ये लिमिट किसका, इस कर्व पे बेस्ड है, ये जो हम निकाले हैं इस इक्वेशन से, ये कर्व का ही इक्वेशन है। तो दूसरा y का लोअर लिमिट y बराबर 0, ये जो एक्स एक्सिस होता है जहाँ पे y 0 होता है, तो ये आपका किसका लिमिट हो गया, y का लिमिट हो गया। जब ये y का लिमिट हो गया, इसका मतलब क्या, ये r का लिमिट है, यानी कि y जो होता है वो r पे ही बेस्ड होता है, जो थीटा होता है वो आपका x पे बेस्ड होता है। तो यहाँ से x, तो यहाँ से आपको तो y का दिख गया। x को कैसे निकाले हैं, तो देखिए जब हम इसको 0 टू पाई लेके जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है, रेडियस होता है, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, a है। तो अगर इतना रिवर्स में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में। तो 0 से पाई जाने के लिए हमारे पास x यही तो होता है आपका, x स्ट्रिप यही तो होगा आपका। तो माइनस में a से a के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, x का लिमिट हो गया। तो अब यहाँ से हम सीधे सीधे इसको दिखाते हैं आपको यहीं पे। अब इस लिमिट का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक इसको भी हटा रहे हैं। अब यहीं से हम इस आपको दिखा रहे हैं। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से जो पाई था किसका लिमिट था आपका, थीटा का, और थीटा को जब हम x में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिए, तो माइनस में a से a हो गया पहला लिमिट। दूसरा लिमिट किसका है हमारा, 0 टू a है, और ये किस में था आपका, पोलर में था, यानी कि r का था। जब ये r का था तो इसको y एक्सिस में जब करेंगे, y स्ट्रिप में करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। यहाँ तक ठीक गया। अब ये r साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, x, r cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, y, और ये हो गया आपका dr dx dy हो गया dx dy। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिमिट कौन सा है, x में वेरिएबल है, तो इसका मतलब सबसे पहले y का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देखिए i बराबर माइनस a टू a, x में वेरिएबल है तो सबसे पहले किसको करेंगे, y को करेंगे। तो x dx y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लिमिट लगा दें हम रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट हमारा 0। तो i का वैल्यू हो गया माइनस में a टू a एक्स डी एक्स इंटू, यहाँ पे देखेंगे क्या, y के जगह पे इसको रखेंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 0। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, i बराबर माइनस में a से a x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये आपका इतना निकल के आया। अब देखिए एक डिफिनिट इंटीग्रल जब आप पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला होगा, क्या था, फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूला में क्या हुआ था आपको, जब माइनस में a से a के बीच में कोई लिमिट हो और कोई एक फंक्शन हो और dx, तो इसका वैल्यू कितना होता था, 0 होगा इफ f ऑफ x इज एन
ऑड फंक्शन, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx if f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि माइनस में a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 होगा कब, जब एफ एक्स आपका एक ऑड फंक्शन होगा, और 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा कब, जब f आपका एक इवन फंक्शन होगा। और ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है, जब x के जगह पे आप माइनस में x रखिएगा, जब आप उसको सोल्व करिएगा तो आपको निगेटिव ना आए, वही फंक्शन दोबारा लौट के आ जाए तो आपका इवन फंक्शन होता है, और निगेटिव के साथ वही फंक्शन निकल के आए तो क्या होता है, आपका ऑड फंक्शन होता है। ठीक, तो इस फंक्शन में ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें जब x के जगह पे आप माइनस में x रखिएगा, तो ये जब माइनस एक्स रखिएगा तो ये तो एक्स स्क्वायर है, प्लस ही आएगा, यानी कि इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट जैसे ही आप यहाँ पे x के जगह पे आप माइनस एक्स रखिएगा तो ये फंक्शन क्या शो करेगा, ऑड शो करेगा, यानी कि ये जो एफ एक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। कौन सा लिमिट पे, माइनस में a से a के बीच में। तो ओवरऑल हमारे पास ये डेटा दिया हुआ था 0 टू पाई 0 टू a r क्यू साइन थीटा कॉस थीटा डी आर डी थीटा बराबर 0 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन आपको दिया है, गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ठीक, तो ये था आपका एक सॉल्यूशन। तो आप देखे थे कि कैसे इस पोलर फॉर्म को हम कार्टेशियन में कन्वर्ट किए थे, और इस लिमिट के बेसिस पे हम कैसे कैसे इक्वेशन ड्राइव किए थे, और उस इक्वेशन को यूज करके हम कैसे आपको एक ग्राफ का शेप जो होता था उस ग्राफ के शेप को ड्राइव किए थे, और उस ग्राफ के शेप को यूज करके हम उस पोलर से कार्टेशियन का लिमिट आइडेंटिफाई किए थे, और पोलर से कार्टेशियन का लिमिट आइडेंटिफाई करके हम उसको फाइनली सोल्व कर दिए थे। ठीक, तो ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, देखते हैं उस वो क्वेश्चन कैसा है और उसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं।